स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने आपके YouTube चैनल डीडी पाठशाला में, घर घर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, पर आपको अपने हौसलों को ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि डीडी पाठशाला की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 2025-26 के मॉडल सेट को सॉल्व किया था और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो आज जो मॉडल सेट हम लोग करने जा रहे हैं वो है 2024 का। और साथ ही साथ हम लोग मॉडल सेट सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। पेन पेपर साथ में रख लें ताकि जो जो हम आप लोगों को बताएं उस सभी चीजों को नोट डाउन किया जाए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सभी बच्चे रेडी रहेंगे? ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन द नोटिस। तो नोटिस में जो है वो सैल्यूटेशन को कहां प्लेस किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने नोटिस के फॉर्मेट को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए पहले आप लोग को हम नोटिस का फॉर्मेट बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आंसर मेरे साथ साथ आप लोग भी अच्छे से कर पाए। देखिए ये एक फॉर्मेट बना रहे हैं हम नोटिस का। तो ये याद रखिएगा इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले नोटिस में सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे उसमें स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो। उसके बाद लिखा जाता है नोटिस। उसके बाद लिखा जाता है डेट। याद क्या रखना है आप लोग को डेट के बारे में, डेट को कभी भी आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे कभी भी डेट नहीं लिखिएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, हमेशा डेट ऐसे लिखिएगा 24 अगस्त 2026। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अगस्त 2024 और यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए। जो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग को नहीं लिखना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा जाएगा, आपका हेडिंग लिखा जाएगा। जैसे एक पर्स खो गया तो हेडिंग रहेगा लॉस्ट, लॉस्ट, ऐसे करके आप हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा बॉडी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जिनके द्वारा ये नोटिस इशू किया जा रहा है उनका डेजिग्नेशन आएगा, उनका डेजिग्नेशन आएगा। तो क्या इसमें आपको कहीं पर भी सैल्यूटेशन का जगह मिला? नहीं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि इसमें सैल्यूटेशन का उपयोग नहीं किया जाता है। और सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, वो होता है सैल्यूटेशन जो हम लोग संबोधन में यूज करते हैं। तो नोटिस में सैल्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दैट्स वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ लेते हैं हम लोग। जस्ट अबव द डेट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। दूसरा है जस्ट बिलो द डेट, ये भी रॉन्ग है। अलोंग विद द डेट, ये भी रॉन्ग है। तो लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें सैल्यूटेशन को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आप मार सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल्स में जो नोटिस होता है उनमें जो अनाउंसमेंट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है अनाउंसमेंट। तो ऑप्शन दिया प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट के लिए और प्यून के लिए। तो स्कूल में और कॉलेजेस में जो आपका इंफॉर्मेशन रहता है वो किसके लिए रहता है, स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को ये याद रखना है कि लेटर टू एडिटर जो होता है वो किस टाइप का लेटर होता है। तो लेटर टू द एडिटर जो है वो फॉर्मल लेटर में आता है। किस में आता है? फॉर्मल लेटर में। लेटर टू एडिटर किस में आता है? फॉर्मल लेटर में आता है। और इसका एक फॉर्मेट होता है, वो आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले हम लोग को क्या लिख लेना है? सेंडर्स एड्रेस को लिखना है। क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस को लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग रिसीवर्स के एड्रेस को लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस को लिखेंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन, और उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होगा। और जो बॉडी है वो 3 पार्ट में होगा, याद रखिएगा, 1 2 3। और उसके बाद फिर नीचे में योर्स फेथफुली करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और याद रखिएगा बॉडी सिर्फ और सिर्फ 3 पैराग्राफ में लिखा जाएगा। पहले में इंट्रोडक्शन देंगे कि आप किस टॉपिक पे ये जो लेटर लिख रहे हैं एडिटर को क्यों लिख रहे हैं, और सेकंड में उसका डिटेल्स दिया जाएगा, और थर्ड में कंक्लूजन एंड द प्रॉब्लम्स कि आप इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या चाहते हैं वो थर्ड में लिखा जाएगा। और जनरली ये जो लेटर टू एडिटर लिखा जाता है वो सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर, जितने भी सोशल इश्यूज हैं एंड प्रॉब्लम्स है जो कि नॉर्मली सॉल्व नहीं किए जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एडिटर को लिखते हैं सो दैट ताकि लोगों तक बात को पहुंचाया जा सके थ्रू न्यूज़पेपर। गेट इट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटर टू द एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन जो है वो फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। लास्ट लेसन में 2 मेन कैरेक्टर है, आप लोग को याद रखना है। एक है आपका फ्रेंच और दूसरा है मिस्टर एम हेमल। कौन है? फ्रेंच और एम हेमल। फ्रेंच कौन है? फ्रेंच यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है स्कूल का, और एम हेमल कौन है? वहाँ के एक टीचर जो कि लैंग्वेज टीचर। कौन सा टीचर है? लैंग्वेज टीचर है, जो कि यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो लास्ट लेसन है इसमें कौन से इसका सेटिंग क्या है? तो ये फ्रैंको प्रूसियन वॉर है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? फ्रैंको प्रूसियन वॉर। ये देखिए सबसे पहले आप लोग को याद रख लीजिएगा, कम से कम 1870-71 में फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था, जिसमें कि प्रूसिया ने डिफीट कर दिया था फ्रांस को। प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस, प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस। ओके, प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस। और यहाँ पे प्रूसिया में 3 कंट्रीज आते थे जो आप लोग को हम पिछले वीडियोस में बता चुके थे। कौन कौन से हैं? मेरे साथ याद रखिएगा और बोलिएगा। पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर में जो थीम होगा वो किस थीम को यहाँ पे दिखाया गया है? ह्यूमन के कौन से टेंडेंसी को दिखाया गया है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन को दिखाया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिले करना। हम लोग हर चीज को टाल देते हैं कल पे कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और यही सोच करके क्या होता है, एक ऐसा दिन आ जाता है जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो इस ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाया गया है, क्योंकि फ्रेंच जो छोटा सा बच्चा रहता है वो अक्सर क्या करता है, स्कूल जाता है, पढ़ता नहीं है ध्यान से, कभी नहीं भी जाता है, बाहर खेल रहा है। तो एक दिन ऐसा आता है जब ये रियलाइज करता है कि वो स्कूल नहीं जाकर कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। अभी तुरंत हम लोग पढ़े फ्रेंच जो छोटा सा बच्चा है वो किस कंट्री से बिलोंग करता था, वो बिलोंग करता था फ्रांस से। किस कंट्री से बिलोंग करता था, फ्रांस से बिलोंग करता था वो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल रेडी है, ये सवाल किसने पूछा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो सवाल है ये सवाल लिया गया है किससे, ये सवाल लिया गया है द लॉस्ट स्प्रिंग से। ये किससे लिया गया है, द लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, द लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। देखिए, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये लिया गया है द लास्ट स्प्रिंग से। किससे लिया गया है, द लास्ट स्प्रिंग, रिटन बाय एनिस यंग, रिटन बाय एनिस यंग लिखा गया, एनिस यंग। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम के बारे में याद रखिएगा। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉस्ट चाइल्डहुड ड्यू टू ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ठीक है, तो बच्चों का जो बचपन है ये कैसे छीन जा रहा था, गरीबी के कारण। ठीक है, तो ये इसका थीम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो सीन है, क्या आपका स्कूल रेडी है, ये कब का सीन है, जब ऑथर जो एनिस यंग है वो बच्चे को बोलती है कि तुम ये सब क्या करते रहते हो, जाके स्कूल में पढ़ो। तो वो जवाब देता है कि यहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है। तो वो बोलती है अगर मैं स्कूल बना दूंगी तो क्या तुम आओगे, तो बोलता है बिल्कुल। तो एक दिन जब वो जा रही होती है तो वो पूछता है जा करके कि क्या ये इज योर स्कूल रेडी, तो ये सवाल पूछता है साहेब एनिस यंग से, ऑथर से। तो देखिए यहाँ पे जो नरेटर है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, साहेब। ये सवाल किसने पूछा था, साहेब ने पूछा था नरेटर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव व्हाट। तो ये भी देखिए लॉस्ट स्प्रिंग से ही लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए रैग पिकर का मतलब क्या होता है। रैग का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनवांटेड, कोई भी ऐसा चीज जो कि आपके काम का नहीं है। जो हम लोग कचरा बोलते हैं ना उसको रैग बोलते हैं। और पिकर का मतलब होता है समवन हु पिक्स इट, जो इसको उठाता है, चुनता है। तो रैग पिकर का मतलब क्या होता है, कचरा चुनने वाला। तो यहां पे पूछा गया कि रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी, रैग पिकर का कोई पहचान नहीं था, बट दे हैव व्हाट, लेकिन उन लोगों के पास क्या था, उन लोगों के पास राशन कार्ड था। उन लोगों के पास क्या था, राशन कार्ड था। उन लोगों के पास कोई भी परमिट नहीं था, ना पासपोर्ट था, ना पैन कार्ड था। उन लोगों के पास केवल क्या था, राशन कार्ड था। और राशन कार्ड की मदद से वो लोग को क्या मिल जाता था, फूड ग्रेन्स मिल जाता था। क्या मिल जाता था, फूड ग्रेन्स मिल जाता था। और याद रखिएगा ये जो स्टोरी है ये सीमापुरी का है। कहाँ का है, सीमापुरी का है, सीमापुरी दिल्ली। ठीक है, और यहां अप्रोक्सीमेटली 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। कितने, 10,000। याद रखिएगा। तो इन लोगों का कहना था कि इफ दे कैन फीड देयर फैमिली, इफ दे कैन फीड देयर फैमिली एंड स्लीप विदाउट एकिंग स्टोमक, मतलब क्या होता है, अगर वे लोग अपने परिवार को खाना खिला सक रहे हैं और भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो क्या जरूरत है वैसे देश में जाने का जहां पे उनका कुछ नहीं है, वहां
पे फसल नहीं उगा पा रहे हैं, तो बेहतर ये लोग यहीं पे रह जाते थे और यहाँ पे क्या करते थे, राशन कार्ड की मदद से उन लोग को अनाज मिल जाता था और यहाँ पे वो बिल्कुल आसानी से रह पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डीप वाटर जो है ये कहां से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन से ये लिया गया है। डीप वाटर कहां से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन, ठीक है। और डीप वाटर किसके द्वारा लिखा गया था, पिछले वीडियो में भी बताए थे हम, विलियम डगलस, और जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। और इसमें याद रखिएगा इसका भी थीम पूछा जा सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थीम क्या है, ट्रम्प ओवर फियर। ट्रम्प ओवर फियर, तो हम लोग इसको और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ट्रम्प ऑफ विल पावर ओवर फियर। आपके जो विल पावर है उससे आप किसी भी चीज पे जीत पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवर्सन ऑफ वाटर के बारे में बताया गया था, फियर ऑफ वाटर के बारे में बताया गया था, उससे ये यहाँ पे जीत पाते हैं अपने विल पावर की मदद से। या फिर हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं और एक थीम लिखा जा सकता है, पावर ऑफ परसिवरेंस। पावर ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, इफ यू डू समथिंग कंसिस्टेंटली, अगर आप किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तो आपको जीत जरूर मिलेगी। अगर आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो आपको जीत जरूर मिलेगी, वेदर यू आर इन एनी फील्ड। तो यहां पे भी ये ट्राई करता रहा और एक दिन इसने अपने डर पे जीत पा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देखिए उसी चैप्टर से है, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। विलियम डगलस ने इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया था, व्हाई डिड विलियम डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, विलियम डगलस को क्या था, फियर ऑफ वाटर था, हाइड्रोफोबिया हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं एक वर्ड, हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर। तो पानी का डर था, तो वो, लेकिन उसको तैरने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तैरने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो हुआ क्या कि बचपन में एक उसके साथ इंसिडेंट हो जाता है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे, कैलिफोर्निया बीच में। जब वो बचपन में अपने पापा के साथ जाता है तो वहाँ क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग वेव, एक बहुत ज़्यादा तेज लहर उसकी ओर आता है, उसको नॉकडाउन कर देता है, मतलब गिरा देता है और पानी उसके ऊपर से पार हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसके हार्ट में जो एक फियर है बैठ जाता है। तो बचपन से उसको डर हो जाता है, क्या चीज़ का, पानी से बहुत ज़्यादा डर होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करता है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू ओवरकम। ओवरकम करना मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर आना, अपने डर से बाहर आने के लिए, वाटर से, और स्विमिंग को सीखने के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। और हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, ये भी गलत हो जाएगा। टू फ्लॉन्ट, ये भी गलत हो जाएगा। टू फ्लॉन्ट का मतलब जान लो बच्चों क्या होता है, मतलब होता है इठलाना। क्या वो किसी को दिखलाना चाहता था, नहीं ना, कि हाँ हमको तैरना, हम सीख जाएंगे, हम कंपटीशन है, हम ऐसा करेंगे, वैसा कोई बात नहीं है। बात क्या था कि वो चाहता था कि वो अपने फियर पे ओवरकम कर सके। और भी रीजन क्या था, ड्यू टू दिस फियर वो अपने बहुत सारे हॉबीज को परस्यू नहीं कर पा रहा था। जैसे उसको फिशिंग बहुत पसंद था, ये नहीं कर पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था, तो ये सब दिक्कत उसको हो रही थी। इसलिए वो चाहता था कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके घर के बगल में एक पुल स्टार्ट हुआ था, पुल का नाम याद रखिएगा, YMCA। YMCA पुल उसके घर के बगल में इनॉग्रेट हुआ था, तो उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी था कि वो जा करके वहां सीख ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप पेडलर।
जो ओल्ड मैन था ये रेड ट्रैप पैडलर को क्या ऑफर किया, क्या ऑफर किया था रेड ट्रैप पैडलर को? ये किस चैप्टर से लिया गया? द रेड ट्रैप। किससे लिया गया है? द रेड ट्रैप से लिया गया है, ठीक है। और ये सीन है जब जो पैडलर रहता है वो जंगल में भटकता हुआ आगे बढ़ता है, पैसा चोरी करके आगे बढ़ता है, तो वो रास्ते में एक घर मिलता है उसको, बूढ़े आदमी का घर रहता है, तो वो नॉक करता है और वो अंदर जाता है और स्टे करता है रात में वहां पे। तो उसको क्या क्या खाने के लिए ऑफर में मिलता है? तो पॉरिज मिलता है, बिल्कुल सही है। बिस्कुट नहीं मिलता है, गलत है। टॉबैको मिलता है। तो देखिए पॉरिज का मतलब क्या होता है? पॉरिज बोलते हैं हम लोग दलिया को, तो बोलते हैं दलिया को, ठीक है। तो दलिया मिलता है, उसको दलिया को गर्म करके दिया जाता है। और टॉबैको का मतलब होता है तंबाकू। क्या होता है? तंबाकू। तो देखिए, और यहाँ पे एक बार और याद रखना है, वो साथ में एक गेम भी खेलता है, कार्ड्स खेलता है। यहाँ पे कौन सा खेलता है? कार्ड्स खेलता है, पत्ते खेलता है। वहां पे जो बुक में दिया हुआ मिजोलिस दिया हुआ है, MJOLIS, MJOLIS, गेम का नाम रहता है, वो वहां पे खेलता है। याद रखिए टॉबैको जो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A and C, बोथ। एक बात और याद रखिएगा, ये टॉबैको जो रहता है वो कैसे वो लोग यूज कर रहा था? तो टॉबैको यूज करने के लिए आप लोग जरूर जानते होंगे, हुक्का के बारे में तो सब कोई सुने होंगे, राजा महाराजा वाला जो नवाबी शौक होता है, आज भी बहुत सारे बच्चों के अंदर होगा कि चलो हुक्का पीते हैं। तो ये लोग, 2 पाइप था, हुक्का को हम लोग बोलते हैं हबल बबल। तो हुक्का में क्या होता है? टॉबैको लगाया जाता है और दोनों साथ में रात भर ये लोग हुक्का पीते हैं और कार्ड खेलते हैं खाना खाने के बाद। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले याद रखिएगा इसके भी थीम के बारे में। तो इसमें जो है ना, यहाँ पे टेम्पटेशन के बारे में बताया गया है। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? लालच। क्या होता है? लालच, मतलब ग्रीड। तो यहाँ पे जो रेड ट्रैप में है वो बताया गया कि दिस वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप। ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। दिस वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप। और यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो सब क्या है? बेट है। वो सब क्या है? बेट है, मतलब चारा है जो आपको फंसाने के लिए है। जैसे पैसा, प्यार, रुतबा, दौलत, शोहरत, एनीथिंग जो आपको टेम्पटेशन देता है, जिससे आपको देख करके अट्रैक्शन होता है, वो क्या? एक बेट है। ये दुनिया एक रेड ट्रैप है, ठीक है। तो ऐसा थॉट था किसका? पैडलर का। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हुक्का किसी को पीना नहीं है, ठंडी बढ़ी हुई उससे कोई मतलब नहीं है, हुक्का पीना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What amount of money was stolen from क्रॉफ्टर्स पाउच? क्रॉफ्टर्स के पाउच से कितना पैसा चोरी हो गया था? तो अभी हम तुरंत पूरे, ये क्रॉफ्टर कौन है? वही ओल्ड मैन। ये क्रॉफ्टर कौन है? ओल्ड मैन। तो कितना पैसा चोरी किया था? 30 क्रूनूर्स। कितना पैसा चोरी किया था? 30 क्रूनूर्स, ठीक है। 30 क्रूनूर्स पैसा चोरी किया गया था। क्रूनूर्स। और देखिए बाबू, ये क्रूनूर्स जो है, ये क्रूनूर्स क्या है? क्रूनूर्स जो है वो करेंसी है। क्रूनूर्स क्या है? करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? स्वीडन की। कहाँ की करेंसी है ये? स्वीडन की करेंसी है। तो होता क्या है, जब रात में ये लोग सोने जा रहा होता है, तो सोने जाते समय क्या होता है, वो पाउच में अपना पैसा रखता है 30 क्रूनूर्स, जिसको पैडलर देख लेता है और उसके मन में टेम्पटेशन आता है और वो क्या करता है? उसको चोरी करके भाग जाता है सुबह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कन्वेंशन था वो कहां हो रहा था? हम लोग पहले पढ़े थे, जहां पे राजकुमार शुक्ला जो था वो आया था उनसे मिलने, 1916 में लखनऊ सेशन। 1916 लखनऊ सेशन, ठीक है। यहाँ पे हो रहा था 1916 लखनऊ सेशन। याद रखेंगे हम लोग, 1916 लखनऊ सेशन, ठीक है।
और याद क्या रखना है राजकुमार शुक्ला के बारे में कि राजकुमार शुक्ला जो था वो एक पीजेंट था, कहां से, चंपारण से। राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट फ्रॉम चंपारण एंड वो कैसा था, बिल्कुल रिजोल्यूट था। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चयवादी, जो एक बार ठान लिया तो करके रहेंगे। जैसे अगर आप लोग ठान लोगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये भी तो बिहार का था दशरथ मांझी के जैसा, तो ये कैसे छोड़ सकता था। तो इसका डिटर्मिनेशन क्या था कि अगर महात्मा गांधी सॉल्व कर सकते हैं इस मैटर को तो हम उनको लेने आए हैं तो लेकर के ही जाएंगे। भले ही ये क्या थे, इलिटरेट थे। क्या थे, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, अनपढ़। और अगर यहां पे अगर लिटरेट बोल दे तो लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे। ये क्या थे, इलिटरेट थे बट रिजोल्यूट थे। लेकिन कैसे थे, दृढ़ निश्चय वाले। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ व्हाट। पैनकेक जो है वो किस चीज का ब्रांड था। पैनकेक जो था वो ब्यूटी ब्रांड का था। किस चीज का था, ब्यूटी का ब्रांड था। लेकिन लग रहा है ना केक के जैसा कि केक कोई खाने वाला केक है, खा लेना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पैनकेक जो है वो एक ब्यूटी ब्रांड था। क्या था, एक ब्यूटी ब्रांड था। मेकअप मटेरियल क्या हो जाएगा, मेकअप मटेरियल। ये गलत है, चॉकलेट नहीं था, बैग एंड बैगेजेस नहीं था। आंसर क्या होगा, मेकअप मटेरियल। पैनकेक्स के जो राइटर हैं हम पहले बता चुके थे आप लोग को पिछला वीडियो में भी, अशोका मित्रन। कौन थे, अशोका मित्रन। और इनका काम क्या था, क्लिपिंग को कट करना फ्रॉम न्यूज़पेपर। क्लिपिंग को कट करना फ्रॉम न्यूज़पेपर। ठीक है, कट क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर इनका काम था। और इनके जो हेड हुआ करते थे, और हेड कौन थे यहाँ पे, एसएस वासन, जो कि जेमिनाई स्टूडियो के हेड थे। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पूरा स्टोरी जो है एक जगह पे रिवॉल्व कर रहा है, पूरा सेंट्रलाइज है। वो कहाँ है, जेमिनाई स्टूडियो बॉम्बे। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा इसमें एक और चीज, इसका थीम याद रखना है। इसमें थीम में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया डाइवर्सिटी को। क्या चीज को दिखाया गया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे जो कि जेमिनाई स्टूडियो में काम करते थे, वो कोई अलग लैंग्वेज बोलते थे, कोई अलग धर्म का था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के थे, बट वे लोग साथ में बिल्कुल अच्छे से रहते थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को दिखाया गया। मतलब इंडिया में जो विविधता है उसको दिखाया गया यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी डिटेल में हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी समय बहुत कम है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इसलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे और सब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग से क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो। अभी तुरंत बताएं, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो, एसएस वासन। तो मिस्टर वासन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिस्टर वासन। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे कोथामंगलम सुब्बू के बारे में दिया गया, ये यहाँ का सबसे टैलेंटेड आदमी था। यहाँ पे सबसे टैलेंटेड कौन था, कोथामंगलम सुब्बू, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से आता था, लेकिन ही वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। ही वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एंड क्रिएटिविटी। इतना ज्यादा क्रिएटिव था, इतना ज्यादा क्रिएटिव था कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज आप इसको सिचुएशन दे दो, ये उस सिचुएशन का पॉसिबल आउटकम्स निकाल देता था। इसको डायरेक्शन भी आता था, इसको एक्टिंग भी आता था, इसको पोइट वाला काम भी आता था। तो मतलब ये बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड था, इसलिए बुक में लिखा गया ही वाज टेलर्ड मेड फॉर फिल्म मेकिंग। मतलब वो उसका ऐसा लग रहा था कि जन्म ही जो है ना फिल्म मेकिंग के लिए हुआ। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेफन स्पेंडर। तो स्टेफन स्पेंडर जो है ये कौन थे, एक ऑथर थे और एडिटर थे। ऑथर एंड एडिटर थे। ठीक है, किसके, द इनकाउंटर। द इनकाउंटर मैगजीन के
द इनकाउंटर मैगजीन के ये एडिटर एंड ऑथर थे और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ब्रिटिशर थे। लेकिन ये एक बार जेमिनी स्टूडियो विजिट करते हैं, लेकिन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज के बैरियर के कारण लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और इंटरेक्ट नहीं हो पाता इनका अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा मेरे साथ साथ, और नहीं तो फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट मार ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी कैसी किस टीम का फुटबॉल प्लेयर था? तो डैनी कैसी किस टीम का फुटबॉल प्लेयर था? आयरलैंड का। कहां का था? आयरलैंड का था। और ये किस चैप्टर का है? ये किस चैप्टर का है? द गोइंग प्लेसेस का है। क्या है? द गोइंग प्लेस, रिटन बाय A.R. बार्टन, रिटन बाय A.R. बार्टन। ठीक है, और अगर A.R. बार्टन याद नहीं रहता तो A.R. रहमान याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो द गोइंग प्लेस रिटन बाय A.R. बार्टन। इसका मेन कैरेक्टर कौन थी? सोफी एंड जेंसी, दोनों फ्रेंड है। याद रखिएगा, सोफी एक ऐसी लड़की है जो डे ड्रीमिंग करती है। क्या करती है? डे ड्रीमिंग करती है, दिने में सपना देखती कि हम ही कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, जैसा कि मैक्सिमम लड़कियां करती है। लड़कियां बुरा नहीं मानना, बट यहां पे जो लड़की है वो ऐसा करती है। तो चलिए इसका थीम भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। इसके थीम में क्या है? यहां पे देखो, ये एक एडोलसेंस एज में है। क्या है? एडोलसेंट एज में है। तो एडोलसेंट फैंटेसी जो है, जब हम लोग एज ऑफ एडोलसेंस में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी फैंटेसीज होती है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे भी जो सोफी रहती है, ये बोलती है हम कभी एक्टर बन जाएंगे, कभी बोलती है कि हम मैनेजर बन जाएंगे, कभी बोलती है कैशियर बन जाएंगे, कभी फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। तो ये बहुत सपना देखती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी। अभी तुरंत इसका आंसर बताएं। सोफी एक कैसी लड़की जो क्या क्या चीज का सपना देखती है? एक मैनेजर बनने का, कभी एक्ट्रेस बनने का, फैशन डिजाइनर बनने का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज हो जाएगा का आंसर। का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज। नोट डाउन कर लिए ना? सोफी क्या क्या चीज बनना चाहती थी? मैनेजर, एक्टर, फैशन डिजाइनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिज। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको एक्सट्रैक्ट में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये जो सबसे पहले आप लोग को याद रखिए, पोएम आप लोग को हम एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे, बिल्कुल मेरी बातों पे भरोसा रखिएगा। लेकिन यहां पे जो दिया गया ये किस पोएम से लिया गया है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स एंड रियलाइज विथ पेन। ये लिया गया है माई मदर एट 66 से। ये किससे लिया गया है? माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 written by कमला दास। माई मदर एट 66 written by कमला दास। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, पहले समझा देते हैं आप लोगों को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। तो जो यहाँ पे जो राइटर है, यहाँ पे जो कमला दास है, वो बोल रही है कि वो अपने फैमिली के मतलब अपने मम्मी के साथ पेरेंट्स होम से कोचिन जा रही है लास्ट फ्राइडे। ठीक है, मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने देखा मेरी माँ को मेरे बगल में। यहाँ पे जो बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बगल में। तो उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है, वो डोज कर रही है। डोज करना मतलब क्या होता है? सोना, झपकी मारना। ठीक है,
डोज करिए कैसे, ओपन माउथ, मुंह खोल करके, जो हम लोग होते तो कभी कभी मुंह खुल जाता है। और उनका जो चेहरा है कैसा है, बिल्कुल एशन लाइक। एशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कलरलेस हो जाना, कलरलेस, ब्राइटलेस, उनके चेहरे में चमक नहीं दिख रहा है, और वो बिल्कुल कैसा दिख रही है, कॉर्प्स के जैसा। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। क्या होता है, डेड बॉडी। तो उनका चेहरा किसके जैसा लग रहा है, बिल्कुल डेड बॉडी के जैसा। और इस चीज को वो रियलाइज करती है विथ पेन। मतलब माँ और बेटी जब दोनों कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, तो उसकी माँ को वो देखती है, जब उनको लगता है कि उसकी माँ जो है एकदम डेड बॉडी की जैसी, तो इस चीज को रियलाइज करती है बहुत पेन के साथ। चाहे वो किसी की भी माँ हो, तो उनको बहुत खराब लगे। जब तुम इमेजिन करोगे कि जब तुम्हें सेपरेट होना पड़े तुम्हारी मदर के साथ, तो कैसा फील, तो वो पेन को वो महसूस कर पा रही है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस पोएम से लिया गया है, माई मदर एट 66। इसका आंसर क्या होगा, माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। और एक चीज हमको याद रखना है, ये जो कमला दास है ये 2 लैंग्वेज में लिखती थी बाबू, नोट डाउन जरूर करना एग्जाम में, यहां से आए या ना आए, बट यहां जो हम बता रहे हैं उससे जरूर आएगा, मेरी बातों को याद रखिए। कमला दास 2 लैंग्वेज में लिखती थी, इंग्लिश एंड मलयालम। इंग्लिश एंड मलयालम में ये लिखती थी, 2 लैंग्वेज में, याद रखना है। ये कहां की थी, केरला की थी, ठीक है, केरला से थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 18 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द पॉइंट ड्राइविंग टू। पॉइंट कहां जा रही थी, अभी तुरंत पढ़े, कोचीन एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा, कोचीन एयरपोर्ट। इसमें तो समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पॉइंट। पॉइंट के बगल में कौन बैठी हुई थी, पॉइंट के बगल में कौन बैठी थी, उसकी मां बैठी हुई थी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हर मदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये माई मदर एट 66 से नहीं है, दूसरे पोएम से है, कीपिंग क्वाइट से। किससे है, कीपिंग क्वाइट से है, कीपिंग क्वाइट। चलिए देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि व्हाट टाइप ऑफ वार डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में जो है वो किस तरह के वॉर के बारे में बताया जा रहा है। तो कीपिंग क्वाइट सबसे पहले याद रख लिए किसके द्वारा लिखा गया, पाब्लो नरूदा, पाब्लो, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। इसमें ग्रीन वॉर्स के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। वॉर्स विद गैस बिल्कुल सही है, वॉर विथ फायर बिल्कुल सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले देखिए समझ लीजिए ये क्या है, ग्रीन वॉर्स क्या बोला गया है। कभी भी कोई भी वॉर होता है, चाहे उसमें बम फूटे, कुछ भी हो, उससे पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो क्या होता है, इमिट होता है, निकलता है, और इन्वायरमेंट को खराब करता है, जिसके कारण हमारा ग्रीनरी खराब हो रहा है। तो वो ग्रीन वॉर्स भी हो गया। वॉर विद गैस, अब जो हम लोग बम फोड़ते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बम हो, कोई भी बम हो, उसमें गैस तो जरूर निकलता है, तो गैस के साथ भी वॉर हो रहा है। वॉर विथ फायर, आग भी लग रहा है, तो तीनों वॉर हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 21, whom did the enchanted youth Endymion resolve to seek? whom did the enchanted youth Endymion resolve to seek? सबसे पहले समझ लीजिए किस चैप्टर से लिया गया है। ये लिया गया है आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटी से। ये किससे लिया गया है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स, रिटन बाय जॉन किट्स, ठीक है। ये किससे लिया गया, थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। और जॉन किट्स को हम लोग नेचुरल पोएट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड बहुत बार लिखे, ठीक है। और यहां पे याद रखिएगा
तो यहाँ पे बोला गया है कि whom did the enchanted youth एंडीमियन resolve to। तो यहाँ पे एंडीमियन क्या है, एंडीमियन क्या है, यहाँ पे एंडीमियन कौन है, एक यंग शेफर्ड है। कौन है, एक यंग शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया, जो कि भेड़ बकरी चराता है। खास करके ये माउंटेन रीजन में होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं, माउंटेन रीजन में, ठीक है। तो यंग शेफर्ड था, ठीक है। तो यंग शेफर्ड जो था उसको क्या होता है, एक बार विजन में साइनिथिया दिखती है। विजन में क्या दिखती है, साइनिथिया। साइनिथिया कौन है, मून गॉडेस। और वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उसको देख के ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी तलाश में टू सीक हर वो क्या होता है, वेंडर करने लगता थ्रू आउट द फॉरेस्ट। वो पूरे फॉरेस्ट में क्या करता है, भटकना स्टार्ट कर देता और उसको तलाश करने लगता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइनिथिया द मून। देखिए बाबू यहाँ पे जो सीक लिखा हुआ है ना, सीक का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना। तो किस चीज की तलाश कर रहा था, द मून गॉडेस साइनिथिया की, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि पूछा जा सकता है, जो आप लोग को बता दे रहे हैं हम। ये जो एक्सर्प्ट है ये कहां से लिया गया है, तो ये एक्सर्प्ट लिया गया है द एंडीमियन द पोइटिक रोमांस। पोइटिक रोमांस, याद रखिएगा एक बात, पोइटिक रोमांस के जगह पे, पोइटिक रोमांस के जगह पे यहाँ पे ये भी दिया जा सकता है, यहाँ पे पोइटिक कुछ और भी दे दे। तो याद रखिएगा एंडीमियन द पोइटिक रोमांस, ये एक्सर्प्ट है। ये क्या है, एक्सर्प्ट है, याद रखना है, एंडीमियन द पोइटिक रोमांस, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ये भी सेम पोएम का थिंग्स ऑफ ब्यूटी का है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में क्या क्या चीज मेंशन किया गया है जो कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या समझना है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी होता क्या है। एनीथिंग दैट विल गिव यू प्लेजर, कोई भी चीज जो आपको खुशी दे, कोई भी चीज जिसको देख करके आपको हमेशा खुशी मिले, ऐसा खुशी जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और जो कभी फेड ना हो, वो क्या होता है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, किसी की याद भी हो सकती है, आपकी माँ का प्यार हो सकता है जो कि कभी फेड नहीं होने वाला है, कोई भी एक ऐसा प्लेस भी हो सकता है जो कि आप विजिट करो तो आपका सारा कुछ जो है आपको वापस से रिकॉल हो जाए। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कैन बी एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटी किसको बताया गया, सन को बताया गया, मून को बताया गया, मतलब समथिंग दैट इज गिवन बाय गॉड टू अस, ठीक है। चलिए, हाँ लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं सोचना है आप लोगों को, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी प्लेजर देती है, लेकिन आप लोगों को प्लेजर कहाँ ढूंढना है, अपनी पढ़ाई में फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सन एंड मून बिल्कुल सही है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स बिल्कुल सही है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बाबू, पानी का धारा, क्या होता है, पानी की धारा। फ्लावर्स बिल्कुल सही है, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। ये थर्ड लेवल चैप्टर से लिया गया, विस्टाज बुक से, विस्टाज के थर्ड लेवल से लिया गया। और थर्ड लेवल में जो सैम है वो कौन है, सैम जो है वो चार्ली का दोस्त रहता है। सैम जो है वो कौन है, चार्ली का दोस्त। सैम जो है वो चार्ली का दोस्त और एक साइकाइट्रिस्ट है। क्या, एक साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग का डॉक्टर। क्या होता है, दिमाग का डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक हम लोग बोल सकते हैं, मनोविज्ञान को पढ़ने वाला, ठीक है, साइकाइट्रिस्ट है वो। और सैम जो है वो चार्ली का डॉक्टर है, और चार्ली जो है यहाँ का मेन कैरेक्टर है, याद रखना है। हम लोग और बता दिए थे इसके बारे में क्या कि ये थर्ड लेवल पे विजिट किया था, और थर्ड लेवल ये कहाँ से गया था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कौन सा स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जैसा कि बोला जाता है ग्रैंड सेंट्रल में केवल 3 लेवल थे, लेकिन चार्ली जो वो क्लेम करता था कि यहाँ पे कितने लेवल है, सॉरी यहाँ पे दो
दो लेवल थे, लेकिन चार्ली क्लेम करता था कि यहाँ पे कितने लेवल है, 3 लेवल है। चार्ली का क्लेम करना था यहाँ पे 3 लेवल है, लेकिन रियलिटी में सबका मानना, जितने भी वहां पे इंप्लॉयज थे उनका मानना था केवल वहां पे 2 लेवल है। ठीक है, और याद रखिएगा जब 3rd लेवल पहुंचता है तो 3rd लेवल पहुंचने के बाद जब ये वापस आता है तो ये टिकट लेता है, 2 टिकट लेता है। तो ये कहां जाना चाहता है, गेल्सबर्ग जाना चाहता है। कहां पे जाना चाहता है, गेल्सबर्ग, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, लेट टाइगर्स बी अवेयर हु सेड दिस। लेट्स द टाइगर बी अवेयर, सारे टाइगर्स को सावधान कर दो क्योंकि मैं आ रहा हूं। कौन, द टाइगर किंग। कौन, द टाइगर किंग। ये किस चैप्टर से लिया गया है, द टाइगर किंग से लिया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट कब आता, लेट द टाइगर बी अवेयर, ये बोलते हैं कौन, प्रिंस जंगजंग बहादुर। प्रिंस जंगजंग बहादुर जो है, इनका बहुत सारा पेट नेम था, जैसे इनका नाम था महाराज धीराज, जलानी, जंगजंग बहादुर, ऐसे बहुत सारे इनके नाम थे। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया था, प्रिंस जंगजंग बहादुर। जब उनको पता चला था कि उनकी मृत्यु जो है किससे होने वाली है, टाइगर्स के कारण होने वाली है, तो जब वो बड़े हो गए थे तो बोल दिए थे, बोल दो सारे टाइगर्स को कि सावधान हो जाए क्योंकि कौन आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं। एंड हु एम आई एम द टाइगर किंग। कौन हूं मैं, टाइगर किंग। और ये लिखा गया किसके द्वारा, कल्कि के द्वारा, याद रखिएगा। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें याद रखिएगा, इसमें दिखाया गया है कि जो डेस्टिनी में लिखा रहता है उसको आप टाल नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट योर डेस्टिनी। तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, जो होना है वो हो करके ही रहेगा। तो ये कोशिश कर रहा था कि मेरी मृत्यु ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा भी तो हो सकता था कि ये एक भी टाइगर को ना मारता तो हो सकता 100वां टाइगर आता ही नहीं। बट वो तो मेरा थिंकिंग है, तब तो स्टोरी बढ़ता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना कितने साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो गोंडवाना जो है 650 मिलियन ईयर्स पहले। कितने ईयर्स पहले से, 650 मिलियन ईयर्स, 650 मिलियन ईयर्स। और ये जो गोंडवाना है, ठीक है, पहले हम लोग का जितना भी है सारा इसका पार्ट हुआ करता था, और ये एक एमलगेमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट, एमलगेमेटेड सुपर, बहुत कुछ मिक्स्ड था पहले, अफ्रीका वगैरह। एमलगेमेटेड का मतलब क्या होता है, मिला जुला, कंसिस्टेड ऑफ। ठीक है, इसमें और क्या याद रखना है, ये जो है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से लिया गया। किससे लिया गया है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी, रिटन बाय तिशानी दोषी। ठीक है, इसमें और क्या याद रखना है आप लोगों को, ये लोग जो अपना जर्नी स्टार्ट किया था 3.09 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से स्टार्ट किया था। ठीक है, कहाँ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था, मद्रास से स्टार्ट किया था। मेरी बातों को याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। टोटल ये लोग 100 घंटा ट्रेवल किया था। कितना, 100 आवर्स ट्रेवल किया था, 100 आवर्स। कैसे कैसे ट्रेवल्स किया था, कार से, शिप से और एरोप्लेन से। कार, शिप एंड एरोप्लेन, याद रखिएगा मेरी बातों को। ठीक है, लिखते चलिए साथ ही साथ, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एकेडमिक सोलेंस्की। क्या है एकेडमिक सोलेंस्की, एकेडमिक सोलेंस्की एक रशियन वेसल, क्या, एक रशियन वेसल, एक शिप है जिससे ये लोग वहां पे गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, अंटार्कटिका। कहाँ गए थे, अंटार्कटिका गए थे। तो ये क्या है, एक रशियन रिसर्च वेसल है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये मेरे कौन सा है, रशियन रिसर्च वेसल। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27, द वुंडेड सोल्जर ऑफ स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। द वुंडेड सोल्जर
फ्रॉम द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू विच कंट्री। ये जो स्टोरी है द एनिमी, इसमें जो सोल्जर है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, जो कि वुंडेड था। वुंडेड का मतलब क्या होता है बच्चे? वुंडेड का मतलब होता है घायल। वुंडेड का मतलब क्या होता है? घायल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग इसको हैं इंजर्ड, क्या बोल सकते हैं? इंजर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जो घायल था सोल्जर वो किस देश से बिलोंग करता था? वो यूएस नेवी का था। और ये जो है, और ये कहाँ गया था? जापान आ गया। जापान के सी शोर, जापान के सी शोर में आ गया था, समुद्र किनारे, जहां पे इसको गोली लगी हुई थी। एक गोली लगी हुई थी पीठ में, और इसको बहुत ज्यादा चोट लगा था। क्या चीज से? स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब क्या होता है? ये जो ऐसे करके नुकीला नुकीला निकला रहता है ना पत्थर का, उससे भी इसको चोट लगा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक चीज और क्या याद रखना, इसका मेन कैरेक्टर याद रखना, डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ जो कि जापान के एक बहुत फेमस सर्जन थे। जापान के एक बहुत फेमस सर्जन थे, और इसकी वाइफ हाना, इसकी वाइफ हाना। तो ये लोग जब देखते हैं कि एक इंजर्ड पर्सन जो है वो समुद्र के किनारे इसके घर के बगल में बह करके आ गया था, तो ये लोग पहुंचे। बट जब ये लोग को पता चला कि यूएस नेवी का है, तो इनके सामने एक डायलेमा आ गया, एक डिलेमा आ गया। क्या होता है डिलेमा का मतलब? होता है दुविधा, कंफ्यूजन। क्या तो सेव किया जाए क्यों या नहीं किया जाए? क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि अमेरिका जो था, जो यूएस था, इनका एनिमी था। क्या था? इनका एनिमी था। तो इसमें देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक थीम पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्या थीम था। तो थीम हो सकता है मोरालिटी वर्सेस, क्या हो सकता है बताइए आप लोग? लॉयल्टी, कि वो अपने देश के प्रति लॉयल है कि नहीं। अगर वो जापान के प्रति लॉयल है तो वो क्या करेगा? उस एनिमी को नहीं बचाएगा। लेकिन अगर वो अपने प्रोफेशन के प्रति अगर लॉयल है तो वो एक डॉक्टर के रूप में उसकी जान बिल्कुल ही बचाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि एंड में वो उसको बचा ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन गार्डन? ये है ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से। किस चैप्टर से है? ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से है। तो यहां पे बोला गया है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन द गार्डन? मिस्टर लैम जो है गार्डन में क्या उगाते थे? वो एप्पल उगाते थे। क्या उगाते थे? एप्पल उगाते थे। और एप्पल से क्या करते थे? वो जेली बनाते थे। क्या बनाते थे? जेली बनाते थे, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। किन में? बच्चों में। क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे बच्चों। ठीक है, ताकि बच्चे वहां पे आए और उनको भी मन लगा रहे। इसमें हम लोग बताए थे दो कैरेक्टर था, एक था डेरी और एक है मिस्टर लैम। तो हम बताए थे पिछले वाला वीडियो में भी डेरी और मिस्टर लैम के बारे में, कि मिस्टर लैम जो बहुत पॉजिटिव आदमी थे, बहुत पॉजिटिव, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। और डेरी जो था वो बिल्कुल पेसिमिस्टिक लड़का था, निराशावादी। ये बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखते थे, ये बिल्कुल नेगेटिव सोच रखता था। ठीक है, हालांकि एट द एंड क्या होता है? डेरी का सोच बदल दिया जाता है बाय मिस्टर लैम्प। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 29, और इसके बाद बचेगा सिर्फ और एक क्वेश्चन। वाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट्स? बामा जो है वो 1 घंटे के बजाय 10 मिनट, सॉरी, वाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट्स? 10 मिनट की जगह बामा 1 घंटे में क्यों पहुंचती थी? तो बामा जब रास्ते से स्कूल से घर जाती थी, तो वो रास्ते में बहुत कुछ चीज था जो उसको देख करके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, जिसको देख करके वो रुक जाती थी। टेम्पटेशन होता था, वो क्या होती थी? फैसिनेट हो जाती थी उस चीज को देख करके। तो आपके एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है, फैसिनेट लिख सकता है, टेम्पटिंग लिख सकता है। तो क्यों रुक जाती थी? बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप। नहीं, हर एक शॉप में वो रुकना नहीं चाहती थी, ऐसा बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड। नहीं, एस बिकॉज सी यूज ऑल द फन
ठीक है, क्या है, बिकॉज शी यूज्ड टू स्टॉप एट एवरी शॉप, हाँ हर दुकान पे तो रुकती थी, बिल्कुल सही है। बिकॉज शी यूज्ड टू वॉच शोज ऑन द रोड, रोड पे जितने भी शोज होते थे वो उसको देखती थी, बिल्कुल सही है। बिकॉज शी यूज्ड टू एंजॉय ऑल द फन ऑन द रोड, ये भी सही है, सही तो तीनों है, दैट्स व्हाई द आंसर विल ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वो हर एक चीज को रोड पे देखती थी, चाहे वो स्नेक चार्मर हो। स्नेक चार्मर का मतलब क्या होता है, स्नेक चार्मर का मतलब होता है सांप को नचाने वाला, सपेरा। वो क्या करती थी, सांप नचाने वाला देखती थी। पॉलिटिशियन लोग जो मन से भाषण देते थे उसको देखती थी। उसके बाद रोड में जितने भी दुकान थे वहां पर लाइट्स था उसको देखती थी। हर एक चीज वो देख देख करके आती है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से अगर यहां तक गई, कुछ दिख गया, रुक गए, अच्छा देख लेते हैं पहले, ऐसे वो करती थी। तो रास्ता 10 मिनट का था उसके स्कूल से घर तक का, बट उसको कितना लगता था, 1 घंटा लग जाता। कितना लगता था, 1 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आप लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन। वाई डिड जिटकला सा नॉट लाइक टू कट हर हेयर, जिटकला अपना बाल क्यों नहीं कटवाना, जिटकला जो है वो अपना बाल क्यों नहीं कटवाना चाहती थी, बताइए क्यों नहीं कटवाना चाहती। तो देखिए इसमें आंसर दिया है, बिकॉज सी लाइक लॉन्ग हेयर्स, क्योंकि उसके लंबे बाल अच्छे लगते थे। बिकॉज सी डिड नॉट लाइक एनीवन टू टच हर हेयर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई और उसके बाल को छुए। बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड द कावर्ड्स कीप सच हेयर्स, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था उसको कि जो मॉर्नर्स और कावर्ड्स होते हैं वही छोटे छोटे बाल को रखते हैं। ठीक है, तो मॉर्नर्स का मतलब जान लेंगे, कावर्ड का मतलब, मॉर्नर का मतलब वो लोग होता है जो कि शोक मनाते हैं, कोई मर जाता है तो बाल वाल कटाया जाता है ना, तो तभी वो लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं या बाल छिला देते हैं बहुत जगह। और कावर्ड का मतलब होता है कायर, कावर्ड का मतलब क्या होता है, कायर, डरपोक। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब राजा महाराजा का टाइम होता था, किसी को अगर डिसरेस्पेक्ट करना है, किसी की बेइज्जती करनी होती है, तो जो भी स्लेव होता, जो भी गुलाम होता, उसका बाल को शेव कर दिया जाता था। तो कायर होता था उसके बाल को छील दिया जाता था डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। तो कावर्ड और मॉर्नर्स के बाल छोटे रहते हैं, ऐसा उनकी मां का मानना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों का आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहे डीडी पाठशाला के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।